नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिटेन मेमोरी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूं जो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसकी आज एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट सेक्शन की जो सबके लिए सेम था, रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट। ये एग्जाम पेपर मुझे किसी कैंडिडेट ने भेजा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये एक टेंटेटिव आंसर की है। ऑफिशियल आंसर की जो आएगी वो बाद में आएगी, कुछ दिनों बाद आएगी, जो अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस किया है। आप देख सकते हैं कितने आपके सही हैं। और इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मैंने गलत बताया है, तो आप बुक का रेफरेंस और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपने ये सही पढ़ा है और इस बुक से पढ़ा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषय वस्तु विश्लेषण के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यह एक प्राथमिक आंकड़ा संग्रह तकनीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो कंटेंट एनालिसिस होती है वो सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड होता है, न कि प्राइमरी डेटा पे। तो इसका सही आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है, आंकड़ा को गहराई से और अधिक अंतःक्रियात्मक तरीके से एकत्र किया जाता है। तो ये गुणात्मक विधि में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अच्छा शोध दोहराया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रारूप के अर्थ से क्या संबंधित नहीं है? वट इज नॉट रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ डिजाइन। तो फोर्थ का आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, प्रयोगशाला या क्षेत्र कार्य के लिए निर्धारण। नेक्स्ट है, किसी प्रभाव के स्वरूप या सबूत के लिए आंकड़ों की जांच को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका फिफ्थ का ऑप्शन बी, एनालिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी मुख्य अध्ययन में आने वाली बाधाओं का पूर्वानुमान लगाने तथा उसकी विशेषताओं का आकलन करने के लिए किया गया प्रारंभिक अध्ययन कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पायलटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब आंकड़ा सामान्य वितरण का पालन नहीं करता है तो कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। नेक्स्ट है, जिस जनसंख्या के नमूने लिए गए हैं उसमें कोई प्रभाव न होने की धारणा को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है, प्रश्नावली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छात्रों के बीच भेदभाव करना चाहिए। नेक्स्ट है, लोगों के अपने पर्यावरण में हस्तक्षेप के बिना अवलोकन होता है। तो ये सही आंसर होगा इसका प्राकृतिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अर्ध प्रयोग तब होता है जब प्रयोगकर्ता का, इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए, सभी केंद्रीय चरों पर पूरा नियंत्रण नहीं होता है। इसका ऑप्शन डी भी सही बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि आंसर की के अकॉर्डिंग क्या सही आता है। लेकिन अभी तक की स्टडी में सभी केंद्रीय चरों पर पूरा नियंत्रण नहीं होता है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला के बाहर और प्रतिभागियों के प्राकृतिक वातावरण में किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी सही है, फील्ड स्टडी, क्योंकि प्रयोगशाला के अंदर स्टडी नहीं हो रही है, प्रयोगशाला के बाहर रिसर्च हो रही है, तो इसको फील्ड स्टडी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी प्रयोग के विभिन्न परीक्षणों को एक निष्पक्ष आवृत्ति में रखना जहां भविष्यवाणी करना असंभव होता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेंडमाइज। नेक्स्ट है, वह सोच जो परिकल्पनाओं का परीक्षण किए बिना घटनाओं के मापन का पता लगाता है वह है। तो इसका सही आंसर है वर्णनात्मक शोध, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लक्ष्य जनसंख्या की सूची से प्रत्येक nth मामले को लेकर चयनित नमूने का प्रकार है। तो यहाँ पर 15 का जो सही ऑप्शन है वो है सिस्टमैटिक, ऑप्शन डी। लिकर्ट प्रकार का पैमाना सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर जो है वो है एटीट्यूड टेस्टिंग। नेक्स्ट है, 17 शोध रिपोर्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है 17 का वो है ए, यह पांडित्यपूर्ण होना चाहिए, इट शुड बी पेंडेंटिक। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने सी भी टिक किया हुआ है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो इट शुड बी पेंडेंटिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल्ड स्टडी में शोध रिपोर्ट में नहीं लिखना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक डिज़ाइन नहीं है? तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, को रिलेशनल जो डिज़ाइन होता है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट नहीं होता है। जो जिन्होंने ऑप्शन डी एक्सपोस्ट फैक्टो डिज़ाइन किया है, तो ये भी कभी कभी डिस्कशन के लिए लिया जाता है इसको प्रायोगिक डिज़ाइन में, लेकिन पार्ट नहीं है लिखा है। कौन सा नहीं है प्रायोगिक डिज़ाइन? तो वो है को रिलेशनल डिज़ाइन। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली अवधारणा और सैद्धांतिक ढांचे का हिस्सा होता है, ऑप्शन
बी इसका सही है, क्योंकि कंस्ट्रक्ट जो होता है ऐसी अवधारणा है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। तो जैसे प्रत्यक्ष रूप से जो नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि इनका वेरिएबल से इसका स्टडी किया जाता है। तो ये होते हैं, जैसे आपका हो गया बुद्धि परीक्षण, बुद्धि हो गया, एटीट्यूड हो गया, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सैद्धांतिक रूपरेखा का हिस्सा है। नेक्स्ट है, और जो इस 19 क्वेश्चन में डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल है, ये भी इसी का पार्ट है। ये जो कंटिन्यूस वेरिएबल है, ये कंस्ट्रक्ट को मापने के लिए किया जाता है इनका प्रयोग। तो नेक्स्ट है 20 का, शोध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शोध में प्रयोग परिकल्पना विकसित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पद्धति का मूल सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह व्यक्तिपरक विचारों के प्रति प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उपयुक्त शोध डिजाइन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक ध्यान में नहीं लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, शोधकर्ता की उपलब्धता। नेक्स्ट है, यूजीसी विनियमन 2018 के अनुसार थीसिस में कितने प्रतिशत समानता होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन है 50%, 60%, 70% और 80%। तो यहाँ पे यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग 60% से अधिक जिसके थीसिस में समानता पाई जाएगी, प्लेजरिज्म पाया जाएगा, उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। ये लिखा गया है, आप देख सकते हैं यूजीसी का रेगुलेशन। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक शोध में खराब विश्लेषण के कारण क्या है। पुअर एनालिसिस इन हिस्टोरिकल रिसर्च इज ड्यू टू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओवर जनरलाइजेशन। नेक्स्ट है, जब किसी अज्ञात क्षेत्र के बारे में जानने और जानकारी एकत्र करने के लिए शोध अध्ययन किया जाता है तो उसे इस रूप में जाना जाता है। तो ये इसका सही आंसर है 26 का ऑप्शन डी। एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होता है वो ये जानने के लिए किया जाता है, जो अज्ञात चीज़ें हैं उनको जानने के लिए किया जाता है। और जिन्होंने पायलट स्टडी किया होगा, तो पायलट स्टडी वो होती है जब आप किसी रिसर्च को शुरू कर रहे हैं उससे पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना और उसके बाद अपने रिसर्च के उद्देश्य बनाना, तो इसको पायलट स्टडी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। आगमनात्मक इंडक्टिव दृष्टिकोण में एक सिद्धांत शोध निष्कर्षों से उत्पन्न होता है। दूसरा, डिडक्टिव दृष्टिकोण में शोध किसी विशिष्ट सिद्धांत से निकाले गए परिकल्पना के संबंध में किया जाता है। तो इसमें जो सही आंसर है आपका 27 का वो है ऑप्शन ए। ये दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, अनुसंधान प्रक्रिया में चरणों का सही क्रम क्या है। तो इसमें काफ़ी लोगों ने शायद गलत किया है ये क्वेश्चन, तो आप इसके ऑप्शंस को ठीक से पढ़िए। शोध समस्या की पहचान करना, कार्यवाही का चयन और क्रियान्वयन करना, शोध समस्या का निदान और आकलन करना, कार्यवाही के तरीके का मूल्यांकन करना। तो इसका सही जो उत्तर है, पहले आती है शोध समस्या, यानी पहला आएगा। उसके बाद आता है डायग्नोस करना उस समस्या को कि इसकी जड़ क्या है, ये समस्या कैसे पैदा हुई, उसका आकलन करना। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो पहले आएगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है आपका वो होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट, थर्ड, फिर सेकंड आएगा एंड देन फोर्थ आएगा। नेक्स्ट है, साहित्य समीक्षा में विषय पर किए गए सभी अध्ययनों को शामिल किया जाना चाहिए, चाहे उनकी प्रासंगिकता कुछ भी हो। कथन 2 है, एक अच्छी तरह से संरचित साहित्य समीक्षा अनुसंधान उद्देश्यों को तैयार करने में मदद करती है। तो इसका सही आंसर है 29 का ऑप्शन डी। पहला कथन असत्य है और दूसरा जो कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट है, परिकल्पना परीक्षण किस प्रकार के अनुसंधान की मुख्य अवधारणा है। तो परिकल्पना परीक्षण एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की मुख्य अवधारणा है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, वैकल्पिक परिकल्पना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर है 31 का ऑप्शन सी। इसे तब स्वीकार किया जाता है जब शून्य परिकल्पना के खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत होते हैं। नेक्स्ट है, शून्य परिकल्पना के सत्य होने पर उसे अस्वीकार करने से होने वाली त्रुटि को क्या कहा जाता है। तो ये इस क्वेश्चन को काफ़ी लोग गलत करते हैं क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ये मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाली जो मेरी क्लास है हाइपोथेसिस की, उसमें मैंने ये क्लियर किया था टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब फॉल्स होता है, फॉल्स को एक्सेप्ट किया जाता है, उसको कहते हैं टाइप 2 एरर, और जब ट्रू को
रिजेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं टाइप 1 एरर। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एन एरर कॉज्ड बाय रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। रिजेक्ट किया है लेकिन वो ट्रू है, तो इसको क्या कहते हैं, टाइप 1 एरर कहते हैं। इसको इस तरीके से भी दर्शाया जाता है, पढ़ा जाता है, TR इसको टाइप 1 कहते हैं, और FA यानी फॉल्स को एक्सेप्ट करना इसको टाइप 2 कहते हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे, आगे भी एग्जाम्स में, नेट के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टाइप 1 एरर है ये। नेक्स्ट है, यह किस प्रकार की वैधता है जिसमें शोधकर्ता को अवधारणा से प्रासंगिक सिद्धांत से परिकल्पना निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है 33 का ऑप्शन ए, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। नेक्स्ट है, दिशात्मक परिकल्पना को यह भी कहा जाता है। तो ये भी मैंने पढ़ाया था हाइपोथेसिस वाले क्लास में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को वन टेल्ड हाइपोथेसिस कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट है, इसमें भी कथन दिए गए हैं 35। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड जो वो सही है। नेक्स्ट है, एक सच्चा शून्य बिंदु यानी अ ट्रू जीरो पॉइंट इज द फीचर ऑफ। तो ये भी मैंने पढ़ाया था, नॉमिनल स्केल्स पढ़ाए थे, नॉमिनल स्केल, रेशनल स्केल, इंटरवल और ऑर्डिनल। तो यहाँ पे जो ट्रू जीरो पॉइंट होता है वो है रेशियो स्केल, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक चर का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, रोगियों का रक्त प्रकार। नेक्स्ट है, अनुसंधान में अच्छे नमूने की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी बी, डी और ई जो ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर है, बी, डी और ई। नेक्स्ट है, कथन दिया गया है, शोध में जनसंख्या का अर्थ किसी चीज का परिभाषित समुच्चय है जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है। सेकंड है, नमूना एक उप समुच्चय है जो किसी परिभाषित समुच्चय से उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है 39 का वो है ऑप्शन ए, दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, नमूने में आकस्मिक भिन्नता के कारण होने वाले सांख्यिकीय उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रैंडम सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है। तो ये जो सैम्पलिंग पढ़ाया था मैंने क्लास में वो भी वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परपजिव सैम्पलिंग। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, और जो कोटा सैम्पलिंग होता है वो भी नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। जो क्लस्टर सैम्पलिंग होता है वो प्रोबेबिलिटी होता है, और कन्विंसिंग सैम्पलिंग होता है वो भी नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण, गैर संभाव्यता नमूनाकरण। नेक्स्ट है, प्रतिचयन सांख्यिकीय विश्लेषण में प्रयुक्त एक प्रक्रिया है जिसमें एक बड़ी जनसंख्या से पूर्व निर्धारित संख्या में ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं, अवलोकन। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, बहु भिन्न रूपी अध्ययनों में एक भिन्न रूपी अध्ययनों की तुलना में बड़े नमूनों की आवश्यकता होती है। सेकंड है, बहु भिन्न रूपी अध्ययन कई प्रतिक्रियाओं वाले डेटा सेट का विश्लेषण नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। नेक्स्ट है, जब किसी विशिष्ट समूह के प्रत्येक व्यक्ति में डेटा एकत्र किया जाता है तो उसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सैंपल। नेक्स्ट है, शोध में आंतरिक वैधता के लिए कुछ खतरे हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका 45 का ऑप्शन सी होगा, बी, डी और ई सही है, बी, डी और ई। नेक्स्ट है, नमूना डेटा की महत्वपूर्ण विशेषताओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने और उनका वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाले आंकड़े हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका 46 का ऑप्शन बी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है, सममित वितरण है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये है ऑप्शन बी है इसका, वेयर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर शोध रिपोर्ट के मुख्य भाग में शामिल नहीं किया जाता है। तो शोध जो रिपोर्ट होती है, रिसर्च रिपोर्ट, उसके मुख्य मेन बॉडी में शामिल नहीं होता है टाइटल पेज। बाकी लिटरेचर रिव्यू, डेटा एनालिसिस और रिसर्च फाइंडिंग्स शोध रिपोर्ट में आती हैं। नेक्स्ट है, ग्रंथ सूची और संदर्भ सूची के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, शैक्षणिक अनुसंधान में साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो होगा सही वो
बी सही है, ये कॉपी की गई सामग्री और अनुचित उदाहरणों की पहचान करता है। तो ये थे रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50 क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या उसको आपको एक्सप्लेन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और जब तक आपकी ऑफिशियल आंसर की आती है तब तक आप अपने क्वेश्चंस के जो डिटेल है और प्रूफ है कहाँ से पढ़ा आपने उस क्वेश्चन को, उसको ढूंढ के रखिए, क्योंकि आंसर की चैलेंज के लिए भी आता है, तो आप उस आंसर को चैलेंज कर सकते हैं अगर आंसर की के अकॉर्डिंग कोई गलत हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।